नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर के चलते लोगों का घरों से निकलना दूभर है, लेकिन इस हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में देश का अन्नदाता पिछले 33 दिनों से धरने पर है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली की दहलीज पर। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 33 दिन हो गए हैं। हजारों किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे रातें बिता रहे हैं, लेकिन जिन मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है उस पर बात अब तक नहीं बनी है। हालांकि इस बीच सरकार और किसान संगठन के बीच कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला है। अब सरकार ने किसान प्रतिनिधियों को बुधवार को बातचीत के लिए एक बार फिर से बुलाया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बैठक का समय निर्धारित कर दिया गया है और अब इस बार उम्मीद फिर से है कि सरकार और किसानों की बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले किसान संगठन ने सरकार को बातचीत के लिए 29 दिसंबर का समय दिया था। सरकार को भेजे पत्र में किसान संगठन ने 4 एजेंडे अपने साफ कर दिए थे, जिनमें तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग, एमएसपी पर खरीद की गारंटी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश 2020 में संशोधन और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में बदलाव की बात को कहा गया। अब सवाल यह है कि 33 दिनों से जारी गतिरोध क्या परसों खत्म हो जाएगा? 30 दिसंबर की वार्ता में कृषि कानून पर क्या बात बन जाएगी? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या किसान संगठन के एजेंडे पर सरकार बातचीत करेगी? आज इन्हीं 3 बड़े सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो किसान आंदोलन के चलते दिल्ली चौतरफा घिरी हुई है। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और यूपी को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर, राजस्थान हरियाणा को जोड़ने वाला शाहजहांपुर बॉर्डर, यानी कि सभी मेन बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें आप देखें कि कैसे 30 तारीख जो समय है वो निर्धारित किया गया है, क्योंकि 6 दौर की वार्ता इससे पहले हो चुकी है और 33 दिनों से जो आंदोलन है वो इन सभी बॉर्डर्स पर चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर जो बॉर्डर्स हैं वहां पर किसान लगातार 33 दिनों से अपनी बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 30 तारीख को जो बैठक होगी, जिन 4 एजेंडे को क्लियर किया गया है किसान संगठन की तरफ से, जो कि पत्र लेकर के सरकार को इससे अवगत भी करवाया गया है, अब 2 बजे जो बैठक विज्ञान भवन में 30 तारीख को होगी, क्या इन 4 बिंदुओं पर सहमति बनती है? क्योंकि ये 4 बिंदु एकदम स्पष्ट किसान कर चुका है और जब तक इसको लेकर के सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, यह आंदोलन इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बार बार किसानों से यह अपील कर रहे हैं कि कृषि कानून किसान के हित में है। नहीं होता है। ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये गांव और खेत तक वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। एक तरफ 10,000 एफपीओ, दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तीसरी तरफ 15 लाख करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से किसान के लिए, चौथी तरफ पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसान के खाते में डालने का काम, और 5वीं तरफ नए कानून बनाना और कानूनों में बदलाव करना। ये सारे जो प्रयत्न हैं, इन प्रयत्नों का प्रतिफल साल 2 साल में जब क्रियान्वयन के पश्चात धरती पर आएगा, तो हमारा किसान भी सीना तान कर एक बड़े उद्योगपति की तरह। तो केंद्रीय कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर ये एक बार फिर से दोहराया गया कि कैसे ये कानून के हित वाले हैं। लेकिन 30 दिसंबर को होने वाली बातचीत को लेकर के किसानों का कहना है कि अगर बात बनती है तो उम्मीद है कि नए साल वो अपने घर पर मनाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने। किसान आंदोलन का 33वां दिन खत्म होने को है। देर शाम का वक्त है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। जो वार्ता सरकार के साथ 34वें दिन होनी थी, अब वो 34वें दिन नहीं बल्कि 35वें दिन होगी। 30 दिसंबर को होगी, यानी 29 की जगह अब 30 दिसंबर का दिन बेहद अहम है किसानों के लिए। यहाँ हमारे साथ तमाम जो किसान हैं वो मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि 30 दिसंबर का जो दिन है वो अब कितना अहम है। सीधे उनसे पूछ लेते हैं, 29 की जगह 30 को होगी सरकार से वार्ता, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो पूरी है भाई, कि उम्मीद तो आदमी को रखना ही चाहिए।
बगैर उम्मीद से तो पूरा देश टिका है। तो उम्मीद तो हमें है कि पूरी बात मानना चाहिए, और नहीं मानेगी तो क्या किसान यहाँ से जाने वाला है क्या? हम जा कह रहे 32 दिन हो गए और मतलब 32 दिन लग जाएंगे, क्या बात हो जाएगी इसमें भाई? तो साल के सेकंड लास्ट डे क्या बनेगी बात? अवश्य बनेगी। पूरी आशा है हमें, निराशावादी कभी कामयाब नहीं होता। हम पूरे विश्वास के साथ बैठे। नया साल आप अपने घर पे मनाएंगे, हल निकल जाएगा आपको लग रहा है, या फिर यहीं पर मजबूर होना पड़ेगा? क्या उम्मीद? नए साल की तो हमें 26 जनवरी तक तो तैयारी करके आए हैं। 26 जनवरी तक तो तैयार है। तो जहाँ चमकीली सड़क है, परेड देख के जाएंगे। हम भैंसा बोगी ले आएंगे, ट्रैक्टर आते हैं उनकी परेड वो होगी, हमारी भैंसा बोगी और ट्रैक्टरों की होगी। अभी क्योंकि 2 बजे का वक्त है 30 तारीख को, तो फिर ट्रैक्टर मार्च भी होगा या उस पर अभी कोई निर्णय लिया जा सकता ना वो तो देख के होगा। तो 30 रख रही है, तो 30 जैसे वार्ता के बाद में होगा जो है? वार्ता के बाद जो ट्रैक्टर मार्च है वो होगा। साल के सेकंड लास्ट डे बन पाएगी बात? बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो डटे हुए तो हैं ही। हाँ गणतंत्र दिवस की तो तैयारी पहले से ही है। हाँ, वो तो तैयारी है। नया साल भी यहीं मनाएंगे। अब मोदी साहब के हाथ में है, ये कल कुछ फैसला सुना देंगे तो ठीक है, नहीं तो यहीं मनाएंगे। कल हालांकि मैं अपडेट आपको बता दूं, 29 की जगह 30 को बात होनी है। लेट हो गया? एक दिन और डिले हो गया। अच्छा, चलो अब देखो, अब इनके मन में सपत्तियाँ पड़ जाए तो जिंदाबाद मोदी की होनी है, अगर इन्होंने वापस ले लिए। हाँ, अगर ये इन बातों पे गौर नहीं करेंगे, अपना नुकसान कर रहे हैं। जितना लेट करेंगे उतना ही नुकसान हो रहा है इनका। इस बार बनेगी बात? बननी तो चाहिए, पूरी उम्मीद लग रही है, और बन गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बनी तो 26 जनवरी का परेड यहीं होगा। और अगर बन गई तो किसान अपने घर पर नया साल मनाएंगे। बिल्कुल नया साल मनाएंगे। ये तो मोदी जी को सद्बुद्धि भगवान दे कि ये मान जाए बात को। उम्मीद, क्योंकि मैं जितनी बात कर रहा हूँ नजर तो आ रही है, तो क्या जश्न की भी तैयारी है नए साल पर? भाई हम तो मोदी के जय जयकारे कर लेंगे अगर ये कानून वापस ले ले और हमारी एमएसपी पे कानून बना दे। भाई हम तो आशा में ही तो पड़े हैं भाई। आशा में 32-33 दिन हो गए आपको देखते हुए कि आशावादी लोग हैं। किसान जो है हवा के रुख से पहचान लेता। अगर ये हवा जिस दिन हमें लगेगी शगुन की, अभी शगुन में इनके प्रवक्ताओं में थोड़ी सी कमी है। अभी ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि प्रवक्ता मोदी को हटाना चाह रहे हो, क्योंकि प्रवक्ता बहुत खट्टी भाषा बोल रहे हैं। जिस दिन इनकी लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल उसी दिन प्लेटफॉर्म तैयार है। ये एनालिसिस करके कह रहे हैं कि अभी प्रवक्ताओं में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर बात बन जाती है या फिर नहीं बनती है तो क्या रहने वाला है दोनों सूरतों में? अरे मांग ही कुछ नहीं है, तो एमएसपी की क्या मांग है? मांग तो वैती 14 दिन में कर दिया, हटाया दूंगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाया दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा, कर दिया कर्जा दुगना। आमदनी कर ली, तनख्वाह अपनी दुगनी। ये टोटा एमपी लोग आ रहा है, सब तो ज्यादा दिक्कत अपनी आमदनी बढ़ाओ जा रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं कर दिया। इसी मार तो यहाँ पड़े, इतनी ठंड में कोई पड़ोगा? कह रहे सब सुखी है, मोदी सुखी और कोई सुखी नहीं है। अपने आप को जहाज ले लिया अमेरिका वाला, उसकी जरूरत थी, किसान की जरूरत थी। तो 30 तारीख का इंतजार है और वार्ता होनी है। मैं एक बार आपको देर शाम का यहाँ नज़ारा जरूर दिखा दूं अंत में। देखिए, जो हुजूम है किसानों का वो लगातार बढ़ रहा है, और मैंने अपनी जो दिन की रिपोर्ट थी उसमें भी ये बताया था कि जो ट्रैक्टर मार्च है वो होने वाला है, और उसके लिए जो ट्रैक्टर्स ट्रॉली हैं उनकी संख्या में यहाँ इजाफा हो रहा है। हालांकि जब अभी किसानों से बात हुई तो उनका कहना है कि 30 तारीख को दोपहर 2 बजे जो वार्ता होगी उसके बाद अब ये तय होगा कि ये ट्रैक्टर मार्च होगा या नहीं होगा। यानी सीधे शब्दों में ये कहें कि अगर 30 तारीख को बात बन जाती है तो किसान जो हैं वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो ट्रैक्टर मार्च होगा, सभी बॉर्डर्स पर होगा, और उसके लिए तैयारी पूरी है। और आंदोलन पर तो वो लगातार बैठे हुए हैं, इस बात को वो बार बार साफ कर रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो किसानों की भी बात आपने सुन ली, और अब किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए। किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए
और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। देश का अन्नदाता किसान लाखों करोड़ों की संख्या में आंदोलन पर है और दिल्ली में बैठी सरकार उनकी आवाज तक सुन नहीं रही। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, अपनी जिंदगियां देने को मजबूर है और सरकार उनकी बात सुनती नहीं। इस देश की आजादी के 73 वर्षों बाद ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमने कहीं ऐसे हुक्मरानों को तो नहीं चुन लिया जिन्होंने एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, काले अंग्रेजों की तरह इस देश को चलाने का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इसका विरोध कर रही है, बल्कि इनेलो की तरफ से भी इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बाकायदा पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर के कृषि कानून को रद्द करने की मांग की और इसी तरीके से अन्य राजनीतिक पार्टियां भी विरोध इन कानूनों का करती हुई नजर आ रही हैं। अब इन सब के बीच में सवाल बहुत अहम है और आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं। सवाल यही है कि जारी है विरोध तो परसों क्या गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि 30 दिसंबर को वार्ता का समय निर्धारित कर दिया गया है। अब 30 दिसंबर की वार्ता में क्या कृषि कानून पर बात बनेगी, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि किसान संगठन के एजेंडे पर सरकार क्या बात करेगी और क्या ये जो एजेंडे सेट किए गए हैं इससे कोई हल निकलेगा और सरकार इस पर आगे का क्या रुख अख्तियार करती है, ये भी अपने आप में बेहद अहम है। और आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र चंदेलिया जी, आपका भी स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत। राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले राजेश दहिया जी, मैं आपके पास आता हूं। किसान नेता होने के नाते आज भी मेरा सवाल आपसे वही है, क्योंकि 4 एजेंडे तो आप लोगों ने अब कम से कम बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि इस पर बात होगी, तभी हम लोग बातचीत के लिए जो न्योता है उसको स्वीकार कर रहे हैं। और सरकार ने भी 30 तारीख का जो समय है निर्धारित कर दिया है। यहां से आगे की जो राह है वो कैसी देख रहे हो और क्या उम्मीद करी जाए कि इस वार्ता से समाधान निकलेगा? उम्मीद लगाए बैठे कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, लेकिन सरकार जैसे कुछ किसान भाइयों ने भी हमें सुनने को आया कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारी बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब ये उनकी पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, हम उसमें दखल नहीं देते, ना हमें पता वो क्या कहते हैं या आगे बात पहुंचती हैं। हमारा एजेंडा शुरू से यही था कि ये 3 काले कानून हैं, इनको वापस ले सरकार और हमारे जो एमएसपी पे है कानून बनाए जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन सरकार ने आज इतने दिन हो चुके हैं, इस पे कोई गौर नहीं की है। और अब जो हमारा एजेंडा था कि हमने 29 तारीख के लिए अपना भेजा था कि हम 29 तारीख को वार्ता लेके तैयार है, सरकार ने उसको एक दिन इसलिए बढ़ा दिया कि 30 तारीख को हमारी ट्रैक्टर यात्रा जो निकलनी थी केएफयू वगैरह पे, हो सकता है कि उसके लिए उन्होंने 30 तारीख रखी हो। तो इसके हमें लगता है कि सरकार की जो नीयत है अभी भी वो पूरी साफ नहीं है, अभी भी वो छल कपट की राजनीति करना चाहती है। अदरवाइज 29 तारीख को ही वो हमारे को वार्ता के लिए बुलाती और हम इस 30 तारीख वाली जो यात्रा है उसके बारे में संशय न पैदा होता। तो कुछ किसान भाई कहते हैं कि 2 बजे की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया जाएगा, लेकिन जो 2 बजे मीटिंग शुरू होगी वो 4-5 बजे तक चलेगी, तो उसके बाद क्या यात्रा निकलेगी। तो हमारी यात्रा में विघ्न डालने के लिए सरकार का ये एक नया पैतरा हो सकता है जो कि हमें संशय लगा हुआ है कि इसमें मैं सही हूँ या गलत हूँ। लेकिन सरकार की मंशा पे मुझे हमें शक होता है कि सरकार जो हमारी अभी भी नहीं। लेकिन दहिया जी, जब आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो 6 महीने का राशन पानी लेकर के ही आए, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर सरकार कोई छल कपट करेगी तो आप लोग ये यात्रा बाद में नहीं निकाल सकते, अगले दिन आप लोग यात्रा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा भरोसा रखना चाहिए दहिया जी, क्योंकि अगर भरोसा ही नहीं होगा तो फिर बातचीत के मायने क्या है? आयुष जी, हम तो ये कह रहे हैं भरोसे पे टिकी हुई है। हमने अपनी यात्रा के मतलब हमने कहा कि लोगों में संशय पैदा हुआ कि यात्रा निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो हम तो सरकार के वार्ता के लिए तैयार हैं और भरोसे पे बैठे हुए हैं। जैसे कुछ किसान भाइयों ने कहा कि हम 26 जनवरी की परेड देख के जाएंगे, तो हम तो 6 महीने के लिए आगे बैठ गए हैं और हमारा को काम ऐसा है नहीं अटका पड़ा। हमारे जो फैमिली है वो काम संभाले हुए हैं, सभी खेती बाड़ी चली हुई है और अपना जब तक हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो हमने खेती करना फायदा ही क्या रहेगा। जब जिस फसल को हम पैदा करेंगे और उसकी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, उसका हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो उस फसल का क्या फायदा होगा पैदा करने का। इसलिए हम तो यहाँ से तब उठ के जाएंगे जब हमारी सारी मांगे पूरी कर ली जाएंगी। सरकार से निवेदन है कि सरकार हम पे रहम करे
और इस सर्दी में जो किसान ठठर रहे हैं, मर रहे हैं, रोजाना संख्या बढ़ती जा रही है, आज भी 2 किसान मरे हैं, तो उससे जो है ना हमारे में निराशा ज्यादा बढ़ती जा रही है और एक विश्वास की कमी होती जा रही है। तो सरकार को कम से कम एक विश्वास की कड़ी बनानी चाहिए, जिससे कि हम जो वार्ता के लिए जाएं तो वो खुले मन से जाएं और हमारी जो वहाँ बातचीत हो उसमें कुछ सकारात्मक नतीजे निकलें, जिससे जो पूरे प्रदेश के अलावा पूरे भारतवर्ष में भी आंदोलन होने जा रहा है, जिससे पूरी हमारी जो जनसंख्या है वो परेशान है और हमारी इकोनॉमी और खराब होती जा रही है। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री को कल कम से कम साफ मन से जो भी वार्ता के लिए आए उनको ये निर्देश दें कि किसान जो अपनी जो चारों डिमांड हैं उनको मान के आगे के लिए वार्ता बढ़ाएं, जिससे हमें कुछ नतीजे निकाल। चलिए ठीक है, अब प्रवीण जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। प्रवीण जी, 33 दिन हो गए और अब तो परसों फिर से एक बार बातचीत है। जाहिर बात है उम्मीद तो सभी को है, लेकिन जो 4 सूत्री बात रख दी गई है, जो 4 सूत्री एजेंडा है, उस पर कैसे बात बनेगी प्रवीण जी? क्योंकि आप लोग तो पहले दिन से समझा रहे हैं कि इनके हित में है, लेकिन एजेंडे में पहला ही एजेंडा यह है कि वापस लीजिए कानून। नेताओं को मैं किसान नेता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान जो है वो तो कहीं ना कहीं इस विषय को समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत साफ है, इस बात को भी समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भैया जी अभी बात कर रहे थे, मुझे थोड़ी हैरानी हो रही थी। सरकार लगातार वार्ता कर रही है, 6 दौर की वार्ता हुई, लिखित प्रस्ताव दिया, आप सरकार दोबारा वार्ता के लिए बुला रही है और आप वार्ता के लिए जा भी रहे हैं, लेकिन आप टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि साहब सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती। तो इससे समझना पड़ेगा कि क्या वजह है कि कुछ लोग क्यों नहीं चाहते कि सरकार और किसानों के बीच की वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफल हो जाए। क्यों वार्ता पे जाने से पहले इस तरह की नकारात्मकता विचार मन में रखे हुए? क्यों वार्ता की टेबल पे बैठने से पहले ही ये घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इस वार्ता से कुछ नहीं होगा? हमें इन लोगों की मानसिकता और इन लोगों की कोशिश को समझना होगा और किसान भाइयों से मैं विशेष तौर पे अपील करूंगा कि इस बात को समझे। जब आप 2 पक्ष वार्ता के लिए टेबल पे बैठते हैं, बातचीत होती है और दोनों पक्ष अगर सकारात्मक माहौल के अंदर बात करते हैं तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए आयुष कि उस बातचीत का हल जरूर निकलेगा। और कोई भी विषय हो, कोई भी मुद्दा हो, हल हमेशा बातचीत से निकलता है, ये हम जानते हैं। इतिहास गवाह है कि कोई भी आंदोलन क्यों ना हो, कोई भी मांग क्यों ना हो, उसका हल निकलना बातचीत से ही है। लेकिन नकारात्मकता नहीं चाहिए। मैं केवल किसान संगठन के नेताओं से एक निवेदन करूंगा कि आप 30 तारीख की वार्ता में जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, एक तो अपना बिल्कुल सकारात्मक मन से वहां पे जाए। दूसरा, कम से कम कुछ ऐसी बातें जिनको आप अपने मन में मनन करके अवश्य जाएं। कुछ राजनीतिक दल जिस तरह से राजनीति करके किसानों को बहकाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, एक तो उस चीज को अपने मन से पूरी तरह से निकालेंगे तो वार्ता बहुत अच्छी तरह होगी और कामयाब होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और कहीं ना कहीं जैसे मैं भारतीय किसान यूनियन की बात करता हूं, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन की बात आयुष इसलिए करने लगा हूं कि एक समय उत्तर भारत में सबसे बड़ा किसान संगठन माना जाता था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो है, इनका किसान संगठन था ये, और इसी किसान संगठन से बाकी के संगठन निकले हैं काफी बड़ी तादाद के अंदर। जो यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे हैं उनमें भी बहुत से किसान संगठन ऐसे हैं जो भारतीय किसान यूनियन से निकले हुए। तो किसान संगठन के नेताओं से ये मेरी अपील है कि वार्ता के लिए जब आप जाएं तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की उन मांगों को जरूर याद करके जाएं, उनके उन संघर्षों को जरूर याद करके जाएं जो उन्होंने बाकायदा अप्रैल 2008 में किया था। मेरा उनसे निवेदन है कि भारतीय किसान यूनियन का 19 अप्रैल 2019 का वो ट्वीट अवश्य पढ़ के जाए, जिसमें उन्होंने बाकायदा इन्हीं कृषि सुधारों के बारे में लिखा था कि हमने इन कृषि सुधारों के लिए संघर्ष किया। मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि जिस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2008 के अंदर भारतीय किसान यूनियन के जो आंदोलन है उसकी कवरेज की थी और उनकी मुख्य मांग थी अलाउ कोऑपरेट टू प्रोक्योर व्हीट, इसको अवश्य याद करके जाए। इस बात को भी अपने जहन में रखे जाए कि पंजाब के अंदर जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, तो अपने घोषणा पत्र में इन्हीं कृषि सुधारों का वायदा किया था और पंजाब के किसानों ने वोट देके कांग्रेस की वहां सरकार भी बनाई। इसको अवश्य याद करते हुए वहां पे जाए। और ये भी जरूर याद रखें कि भारतीय किसान यूनियन ने जो किसान मांग पत्र जारी किया था 2019 के चुनाव से एकदम पहले, उसका पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 उसको अवश्य पढ़ के जाए, जिसमें बाकायदा मांग की गई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, बाकायदा मांग की गई थी एबॉलिश एपीएमसी।
मेरा निवेदन है कि जब इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के जाएंगे, सकारात्मक माहौल से जाएंगे, तो ये वार्ता अवश्य कामयाब होगी और दोनों पक्ष एक मत होंगे। चलिए, माहौल और सकारात्मकता बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके अलावा कोई और रास्ता और समाधान निकलता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। जितेंद्र चंदेलिया जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, तो दूसरा सवाल मेरा आपसे भी वही है, उम्मीद है क्या कि रास्ता निकलेगा? देखिए आयुष जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि देश का अन्नदाता किसान, आज 33 दिन हो चुके हैं किसान को दिल्ली में, और लगभग 2 महीने से किसान प्रयासरत है कि ये कृषि कानून वापस लिए जाएं, तीनों जो कृषि काले कानून हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बातचीत से हल निकलता है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है, मुझे एक शायर की एक पंक्ति याद आती है आयुष जी, कि सच से झूठ से जो मौजूदा हालात पर फिट बैठती है, जो आज किसान मजदूर के मौजूदा हालात बना दिए हैं सरकार ने, आंदोलित कर दिया है किसान को, देश के किसान को, कि सच से झूठ से जिससे भी यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय आप मालिक हैं बाजार के, इस समय आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, मन की बात जो हमारे बड़े नेता करते हैं, बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है आयुष जी, रेवाड़ी रैली जो मोदी जी की सबसे पहली रैली थी जब इनको प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए परोसा, तो बड़ा दुर्भाग्य है रेवाड़ी रैली के अंदर सर छोटू राम, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी देवीलाल जैसे सरीके किसान नेताओं के नाम लेकर इन्होंने किसान के साथ राजनीति की। आज किसान, जिन किसानों के लिए मेरठ रैली और रेवाड़ी रैली में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जिस तरीके लोगों के किसान नेताओं के नाम लेकर भोले किसान को बरगलाया गया, आज वही किसान उन तीनों काले कानूनों को रद्द करने की मांग करता है। जब किसान चाहता ही नहीं है उन कानूनों को, तो मोदी जी की सरकार, भाजपा सरकार क्यों किसान पर थोपना चाहती है? तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम चाहते हैं बातचीत से हल निकले और मोदी जी का कलेजा पसीजे। इतनी शहादत किसान यहाँ पर दे चुका है, देश का अन्नदाता। आज कड़ाके की सर्दी में आप बाहर नहीं निकल सकते। आप भाषण बहुत अच्छे लच्छेदार देते हैं, आप प्रवक्ता हैं भाजपा के, जितने भी वो लच्छेदार भाषण देने में सक्षम है, मैं मानता हूं। उनके नेता भी लच्छेदार भाषण देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है देश की जनता के सामने। ठीक है आयुष जी, आपको समझना होगा, देश को भी समझना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस तरीके से वो सरकारी उपक्रम जो भारत सरकार के राजस्व, जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देते थे, भारत सरकार के खजानों को भरते थे, रेल, गेल, भेल, सेल, ओएनजीसी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, सभी वो सरकारी उपक्रम, वो भारत के नवरत्न उपक्रम अपने चंद पूंजीपति साथियों को वो मोदी जी ने दे दिए। और जिस तरीके से देश की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा इनके वो लोग जो बैंकों को आज चूना लगाकर विदेश में बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं ऐसे प्रकरण जब मोदी जी की सरकार में हुए और इनके जो फैसले रहे, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे काले धन लाने का हो, चाहे 15 लाख रुपए खाते में देने का हो, तो विश्वास खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए अब मैं इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन मैं अमनदीप केसरी जी का रुख कर लेता हूं, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप केसरी जी, उम्मीद है क्या 30 तारीख को कि कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि अब तो किसानों ने एजेंडा भी अपना बता दिया है, सरकार यही तो पूछ रही थी ना इतने दिन से कि आप बताएं तो बिंदुवार की क्या दिक्कत है, क्या उम्मीद करें कि 30 तारीख को कोई हल निकलेगा? जी आयुष, बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि देखिए किसानों ने जो सरकार को जो चिट्ठी भेजी थी, बड़ा स्पष्ट तौर से उन्होंने बिंदुवार लिखा था कि हमें इन मुद्दों में बात करनी है, और अगर सरकार की तरफ से न्योता आया है तो हम मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल हम तो हमारी एक जिम्मेदार राजनीतिक संगठन है, बिल्कुल मानकर चल रहे हैं कि सरकार ने उस चिट्ठी को पढ़ा होगा और उन्हीं बिंदुओं पर सरकार बात करेगी, उससे अलावा कोई बात नहीं करेगी। हमें बिल्कुल उम्मीद है, इसका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस जो गतिरोध और इतने महीनों से किसानों की जो मांग थी वो सरकार जरूर मानेगी। और इस चिट्ठी को अगर सरकार बुलावा दे रही है, मैं आयुष जी मैं बताना चाहूंगा, उसका बुलावे का मतलब ही मांग मानना है, जो आज का इंप्रेशन है। जब हम बिंदुवार किसानों ने अपना पॉइंट रखे हैं और सरकार हाँ करके उनको निमंत्रण दे रही है बुलाने का, तो उसका पहली जो चीज है, इंप्रेशन है, वो बुलावा ही है और वो मांग मानना ही है। उसको कोई भी ये मत कहे कि नहीं उसमें कोई संशय है या डाउट है अभी के लिए। अगर वो बुलाकर मांग नहीं मानती तो बिल्कुल उस
उसके लिए हम फिर बिल्कुल सरकार को दोषी मानेंगे। लेकिन अगर किसानों ने अपने पहले बिंदु में कहा था कि हम जो है तीनों कानूनों को वापस करने की मॉडलिटीज डिस्कस करेंगे, उनको कैसे रिपील करना है वो डिस्कस करेंगे, और सरकार कहती है कि आपका स्वागत है, निमंत्रण है आपको, तो उसका यही मानना चाहिए कि सरकार ने बात मानी है। अगर वो कल को छल कपट करते वो बात की बात है, वो आज हम बात बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने साथी प्रवक्ता से बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल सकारात्मकता रखनी चाहिए। आज के जो हालात हुए उनका स्वागत आज करना चाहिए, और अगर वो सकारात्मकता या कोई गलत बात बाद में निकलेगी तो उसका विरोध हम बाद में करेंगे। आज के लिए उनका स्वागत है। और लेकिन साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा उनके लिए कि उन्होंने पहला पॉइंट तो बोला कि सकारात्मक रखनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जितने भी पॉइंट गिनवाए वो बड़े नेगेटिव थे कि वो उन बातों को भी याद रखें, उन बातों को याद रखे वहां पे जाएं। अरे भाई क्यों जाएं? जब सरकार ने मांगी मान ली तो क्यों जाए उन बातों को याद रख के? वो कि किसान ने ये मांग, कांग्रेस ने ये मांग की थी, फलाने ने ये कहा था। जिन आर्टिकलों का ये हवाला दे रहे हैं द ट्रिब्यून में, तो इनको शायद नॉलेज नहीं है कि वो जो आर्टिकल निकला था वो किसान संगठन अभी भी वो सरकार के साथ ही है, जिसको वो कई बार दिखा चुके हैं कि हमें समर्थन दे चुका है। तो मेरा इन नटशेल ये कहने का मतलब है कि आज का जो घटनाक्रम है उसको स्वागत योग्य हम कहेंगे, और ये मान लेना चाहिए कि सरकार ने अमनदीप केसरी जी वो तो भारतीय किसान यूनियन का ही जिक्र कर रहे थे, प्रवीण अत्रे जी बार बार। नहीं भारतीय किसान, मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रिब्यून में जो आर्टिकल था, भाई मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र किया, मैंने ट्रिब्यून की तो बात ही नहीं की अमनदीप। नहीं जो टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा था सर, बकायदा हेडिंग बोली आपने। हाँ बकायदा हेडिंग बोली है, तो मैं कह रहा हूँ वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का भारतीय किसान यूनियन जो संगठन है वो उसकी मांग का नहीं था वो। अरे भाई आप फिर वही गलती कर रहे हैं मित्र। देखो ऐसा है, राकेश टिकैत तो अपने ट्वीट में भी इसका समर्थन कर चुके हैं, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि राकेश टिकैत ने नहीं प्रवीण जी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं चर्चाओं में, और मुझे लगता है कि उसका जो जवाब है वो दहिया जी कई बार दे भी चुके हैं। मैं उन चीजों में नहीं जाता हूं, बहरहाल मैं दहिया जी से उसका जवाब ले लूंगा फिर से। अमित नेहरा जी को मैं चर्चा में लाता हूं। अमित जी देखिए, सकारात्मकता की बात तो सारे कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ी टेक्निकलिटीज है ना, क्योंकि देखिए सरकार लगातार पहले दिन से कह रही है कि इनके हित का कानून है, इनके फायदे का कानून है। बीजेपी के प्रवक्ता को हम लोग डेली सुनते हैं, वो भी बताते हैं कि भाई इसके अंदर ये फायदे हैं। इनसे पूछ रहे थे कि भाई इसके अंदर क्या दिक्कत है, बिंदुवार बताइए। लेकिन अगर पहली ही हेडिंग ये हो कि तीनों कानूनों को वापस लीजिए, फिर हमको एमएसपी इंश्योर करिए, फिर प्रदूषण वाला जो मुद्दा है उसको भी आप इंश्योर करिए, और साथ ही साथ एक विषय उसके अंदर और था जो स्किप हो रहा मेरे माइंड से। तो अगर ये चार चीजें इस तरीके से एजेंडा सेट करके जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि बातचीत के लिए कुछ इसमें बचता है? देखिए आयुष, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि जो प्रस्तावित वार्ता सरकार और किसान संगठनों के बीच में 9 दिसंबर को होनी थी, प्रस्तावित में बात कर रहा हूँ, जो छूटी थी वार्ता कि 9 तारीख को हम फिर मिलेंगे, लेकिन उसके बाद संगठनों के साथ बात करके उन्होंने सोचा था सरकार ने कि मामला निपट जाएगा। लेकिन वो 9 दिसंबर वाली वार्ता अगर 30 दिसंबर को हो रही है तो स्वागत योग्य है। पहली बात तो ये है, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है। दूसरी बात ये है कि वहां का जो बॉडी लैंग्वेज है किसानों की जो धरने पे बैठे हैं, और उनके जो मानसिक स्थिति है, और जो उनसे बात करने पे जो चीज निकल के आती है, तो स्पष्ट रूप से वो वही स्थिति है जो कि सत्ता पक्ष की उस समय थी जब उनको बिल पास करना था कि चाहे विपक्ष इसका साथ दे बिल का या ना दे, हमें पारित करना ही करना है, चाहे कितनी आपत्तियां उठाए, वॉकआउट करें, हमें मार्शलों से उनको बाहर फेंकना पड़े, तो हमें बिल को पारित करना ही करना है। तो वो किसान भी इस मूड में है कि सरकार किसी भी रूप में इनको वापस ले। उससे कम वो मुझे नहीं लगता कि मानने वाले हैं। अगर नहीं मानेंगे तो जो नेता है किसान संगठनों के, तो उनको ये भय है कि हम वापस जाके अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। तो ये तो स्पष्ट सी बात है। दूसरी बात यह है कि ये कृषि कानून नहीं है, क्योंकि सरकार ने इनको जो पारित किया है वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेक्शन में किया है, कृषि तो इसके साथ जोड़ दी गई है। तो किसानों को इस बात का भी अच्छी तरह पता है कि कृषि से इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ट्रेड एंड कॉमर्स में पास हुआ है। तो इस पे भी चर्चा होगी, सरकार से सवाल जवाब जो होगा वो बात है।
अभी एक बात चली थी कि पुरानी बातों को याद करें, तो देखिए पुरानी बातें अगर याद करेंगे और सरकार की भी ये मंशा रही कि अगर वो किसान संगठनों से इस बारे में बात करेंगे तो किसानों के पास भी इसका एक सटीक सा उत्तर है कि सरकार को याद करना चाहिए, खासकर बीजेपी को। 2012 में जब अरुण जेटली नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, तो ये जब ड्राफ्ट आया था तो उन्होंने क्या बात कही थी। तो देखिए ये चीजें कोई चर्चा करने का समय नहीं है अब, जो चीजें हो ली, क्योंकि जो कांग्रेस इनके समर्थन में थी 2012 में इन बिलों के, इस ड्राफ्ट के, वो आज विरोध में खड़ी है, और जो बीजेपी इसका विरोध करी थी वो इसके समर्थन में है। तो ये देखिए समय एक ऐसी चीज है जो बदलता है व्यक्ति का। आज राकेश टिकैत को देख लीजिए, शुरू में इन्होंने इसका समर्थन किया था बिलों का, आज उसके खिलाफ खड़े हैं। तो इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए भाई, जो संगठन है, जो एक बहुमत है, वो क्या चाह रहा है। तो ये अगर सोच के चलेगी सरकार तो मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है। राजेश दहिया जी, ये सवाल प्रवीण जी कह रहे थे, शुरुआत में उन्होंने कहा कि देखिए सकारात्मक अगर नहीं होंगे, क्योंकि आपने मंशा पर सवाल उठाए, अगर सकारात्मक माहौल में नहीं जाएंगे तो भी कैसे होगा। आयुष जी, हमने ये कहा कि माहौल हम सकारात्मक लेके जाएंगे। हमने तो ये पॉइंट आउट किया था कि हमारी 30 की जो ट्रैक्टर रैली थी उसके संदर्भ में हमें शक है। परवीन अत्री जी ने पिछली बातें उठाई, अगर हम भी पिछली बातें याद करेंगे, 26 तारीख को हमारे पे गोले बरसाए गए थे, लठ मारे गए थे, पानी की बौछारें गई थी, तो हम तो जाए नहीं। हम सारी बातों को भूल के सिर्फ इस मंशा से जा रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी। हमने पिछली सारी बातें भूल ली कि कैसे कैसे ने हमारे साथ व्यवहार किया। हम तो अत्री जी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ये जो प्रवक्ता है बीजेपी के, ये सरकार को समझाएं कि सरकार अपनी इज्जत बचा ले, देश की इज्जत बचा ले, और अगले भविष्य जो 2024 का इनका खराब होने जा रहा है उसको बचा ले। किसान तो बैठे होंगे, जो 2024 आ जाए, 26 जनवरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा तो सब कुछ लुट चुका है। तो हम तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे एक भाई ने कहा था कि जो किसान जो संगठन के हमारे नेता जाएंगे बात करने के लिए, वो वापिस किस मुंह जाएंगे, इन्होंने सही कहा था, क्योंकि वो वापिस वहां धरने पे आ नहीं पाएंगे। अगर वो सरकार के साथ मिलकर बात करेंगे तो धरने पे वापिस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको इतना शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी। वो कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है कि वो फिर वापिस आ जाएंगे। वो किसान भाई हैं, तो वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे कि जो किसानों के हित में ना होगा। वहाँ जितने भी हमारे संगठन जाएंगे वो किसान हित की बात करेंगे, जो हमने अपने एजेंडा दिया है उस पर ही वो बात करेंगे, और सरकार को हमारे एजेंडे को मान के इसको मामले को जल्दी निपटाना चाहिए। ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, और अत्री जी रिक्वेस्ट जरूर है कि पिछली बातों को भूल जाएं, और अगला जो हमारा जो सकारात्मक विचार है उस विचार के हिसाब से हम जाने के लिए तैयार हैं, और जाएंगे तो सरकार को आग्रह करें कि हमारी बात को मान के इस आंदोलन को अच्छे ढंग से खत्म करवाने का प्रयास। ठीक है प्रवीण जी जवाब दीजिए। और दूसरा ये भी है, क्योंकि आप तो बिंदुवार पूछ रहे थे किसानों से, कई चर्चाओं में आपने पूछा इन लोगों से, लेकिन अब तो वही कह दिया कि भाई कानून वापस लीजिए, 3 मुद्दे और जोड़ दिए, 4 हो गए टोटल एजेंडा। अब तो उस पर चर्चा की क्या गुंजाइश बचती जब कही रहे कि कानून वापस ले लीजिए। देखिए आयुष, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मेरे को विशेष तौर पे कोट करके किसान जो मित्र हैं उन्होंने बात कही है, मैं जब से इस विषय पे चर्चा करना शुरू किया, जब से आंदोलन शुरू हुआ है, हर डिबेट निकाल के देख लीजिए, चाहे किसी भी चैनल पे है वो डिबेट, मैंने एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कही है कि किसान हमारा अभिमान है, किसान हमारा सम्मान है। लेकिन मैंने सवाल उन लोगों से अवश्य पूछा जिन्होंने किसान के मन में भ्रम डाला, किसान को ये बात कह के डराया कि इन कानूनों की वजह से आपकी जमीन चली जाएगी, जिन्होंने ये डर डाला कि कानून लागू होते ही एमएसपी चली जाएगी। मैंने उनसे सवाल अवश्य पूछे, और अभी आपके सामने अमित नेहरा जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे बता दिया कि ये जो कानून है इनका ना तो एमएसपी से कोई लेना देना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून नहीं है। अभी वो आपके सामने बता रहे थे, क्योंकि ट्रेड एंड मार्केटिंग जो है कॉन्करेंट लिस्ट का जो एंट्री नंबर 23 जिसके अंदर ये कानून पास हुए हैं, उन्होंने क्लियर किया। और यही बात मैं हमेशा कहता था कि जब कानून में लिखा है कि जमीन के ऊपर किसी तरह का एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता, जमीन किसी तरह की डील में आ ही नहीं सकती, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट होगा उपज पे होगा, तो जमीन कैसे चली जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने ये बातें कह के किसानों को बरगलाने की कोशिश की, मैंने उनसे सवाल अवश्य पूछे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है किसान और किसानी, किसानों के हित सुरक्षित रहे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है या हरियाणा में बनी है, ये हमने हर बार साबित करके दिखाया है।
मैं अगर यहाँ पे योजनाओं की चर्चा करूंगा तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, ये कांग्रेस के मित्र अभी बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, किसान लगातार एक बात के लिए संघर्ष करता रहा। हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं कि साहब हमारी उपज खराब हो जाती है, हमें मुआवजा जो है कम से कम उचित मुआवजा मिल जाए। स्वामीनाथन साहब ने भी कहा कि 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। क्यों नहीं कांग्रेस ने 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा कर दिया? क्यों झूठ बोलते रहे किसानों के साथ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 10 की जगह 12,000 रुपए प्रति एकड़। तो मैं ऐसे अनेक बिंदु हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करके बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हितों को किस तरह से सुरक्षित किया। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है, देखिए आप आयुष, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट रवनीत सिंह बिट्टू एक चैनल को ये कहते हैं कि साहब 1 तारीख के बाद हम लाशें बिछा देंगे, हम खून बहा देंगे। आप समझ रहे हैं कांग्रेस की मंशा क्या थी? क्योंकि मैं इसलिए कांग्रेस से सवाल पूछता था कि आप किसानों के कंधे पे रख के अराजकता क्यों फैलाना चाहते हो? आप झूठ बोल के इस आंदोलन को क्यों उग्र करना चाहते हो? अभी आज आपने करण सिंह दलाल जी का भाषण सुना होगा। मुझे हैरानी होती है, करण सिंह दलाल ये कह रहे हैं कि साहब क्योंकि वो किसान आंदोलन है, वो अपने बयान से इसको सिख आंदोलन कन्वर्ट करना चाहते हैं और भूल जाते हैं गुरु तेग बहादुर जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और पूरा देश ऋणी है उनका। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस औरंगजेब ने उनकी गर्दन काटी थी, आप लोगों ने तो उसके नाम पे सड़क का नाम रख के दिल्ली में उसको सम्मानित किया था। और वो लोग किसानों के अंदर इस तरह का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, मैं अब फिर स्पष्ट कर देता हूं, किसान हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने लगातार वार्ता जारी रख के, लगातार किसान संगठन के नेताओं से बातचीत करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश की है। और आज भी कह रहा हूं कि 30 तारीख की वार्ता सकारात्मक माहौल में होगी और उसका नतीजा निकलेगा। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि साहब देखिए इन्होंने सार्वजनिक उपक्रम जो है वो बेच दिए, पीएसयू की बात कर रहे थे। इसको मित्र डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं और आपकी सरकार ने 32 बार डिसइन्वेस्टमेंट किया है। जाइए गूगल पे जाके डिसइन्वेस्टमेंट उपक्रम है एक, उसकी वेबसाइट को चेक कीजिए। 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने 32 बार डिसइन्वेस्टमेंट किया है। थोड़ा समझ लीजिए, झूठ बोल के कब तक जनता को बरगलाते रहेंगे? कब तक? चलिए अब चंदेलिया जी से मैं इसका जवाब देता हूं। ठीक है, बात थी। चलिए चंदेलिया जी, चंदेलिया जी। मैं इनको म्यूट कीजिए। ठीक है प्रवीण जी, अब बात सुन लेते, चंदेलिया जी की बात सुनते। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जो भाजपा के मित्र बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गुरु तेग बहादुर जी के चीज को जो औरंगजेब की सल्तनत से लाए थे, उनका नाम भी नहीं पता होगा। मैं उस वंश, उस खून, उस परिवार से हूँ। बाबा जीवन सिंह जी गुरु तेग बहादुर के चीज को जब लाए, गोविंद सिंह को सीट दिया तो कहा कि निज कल की सर्दी सजाई, 3 पैसे इनको बंद कीजिए आप। आईसी ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। सारा भाजपा के लोगों को मौका, सारा समय भाजपा के लोगों को देता, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। प्रवीण जी थोड़ा शांत हो जाए। प्रवीण जी भाई शांत हो जाए। दिल्ली में आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है प्रवीण जी। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है भाई। मीडिया डरा हुआ तुमसे, मैं ये समझू क्या? मीडिया डरा हुआ क्या? आप इनको म्यूट कीजिए, समय किल कर रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं। जितेंद्र जी अपनी बात रखें, प्रवीण जी शांत हो जाए। इनको म्यूट कीजिए पहले आप। प्रवीण जी अपनी बात रखें। ठीक है प्रवीण जी शांत हो जाए। जितेंद्र जी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको आयुष जी, गुरु तेग बहादुर का ही जिक्र कर रहे हैं, करण सिंह दलाल का जिक्र कर रहे हैं। जो भी कांग्रेस का नेता, किसी भी दल का नेता किसान मजदूर की बात उठाता है तो इनको मिर्ची लगती है। देश का कोई भी आदमी अगर किसान मजदूर या उत्पीड़न की आवाज उठाता है, चाहे दलित उत्पीड़न हो, चाहे किसान मजदूर उत्पीड़न हो, इनको वो आतंकवादी, किसान आतंकवादी इनको नजर आते हैं। गुरु तेग बहादुर की चीज को जो लाए थे, नाम बता सकते हैं? मैं उस परिवार से पैदा हूँ, मैं उस खून से पैदा हूँ, बाबा जीवन सिंह जी। गुरु तेग बहादुर की चीज को। चलिए प्रवीण जी थोड़ा सा शांत हो जाओ। चंदेलिया जी भाई देखिए ठीक है, उन सारे विषयों में नहीं जाते हैं, किसान पर रहते हैं। देखिए फिर मुद्दा हम लोग भटक जाएंगे, बहस हमारी डाइवर्ट हो रही है। चंदेलिया जी ठीक है, प्रवीण जी की बात का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार ने भी तो ये बात कही ना बड़े स्पष्ट तौर पर। उन्होंने ये कहा कि 2012 में जिस ड्राफ्ट को आप लोग समर्थन दे रहे थे, आज आप चूंकि विपक्ष में इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तो काला कानून है। देखिए किसान है, किसान में एक जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, उसको टारगेट किया गया, खालिस्तानी आतंकवादी बताया गया। तो उस जब गुरु तेग बहादुर की चीज की उन्होंने बात की तो बाबा जीवन सिंह उनके चीज को लेकर आए और जब गोविंद सिंह जब भी पातशाही को सौंपा तो उन्होंने बाबा जीवन सिंह जी को खिताब दिया और कहा कि निज कल की सर्दी सजाई, दी वैशाख अपनी पहराई,
तज घड़ी गुरु गोविंद सिंह जाई, जीवन सिंह को बुर्ज बैठाई, जीवन सिंह को बुर्ज बैठाई। तो मैं उस परिवार, उस खून से पैदा हूं, बाबा जीवन सिंह जी, जो गुरु तेग बहादुर को शीश को लेकर आए थे। और करण सिंह दलाल और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, माननीय हमारी अध्यक्ष हमारी शैलजा जी, विवेक बंसल जी, तमाम कांग्रेस का होता था। चंदेलिया जी, पिछले 1 मिनट से आपने जितनी भी बातें कही उसमें किसान का जिक्र छोड़कर बाकी सबका जिक्र हुआ है। ठीक है, चलिए, मुझे ये चर्चा किसान पर रखनी है और किसान सेंट्रिक होकर के बात नहीं करेंगे तो मैं और समय नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, चलिए, अमनदीप केसरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमनदीप जी, अभी आप कह रहे थे कि भाई देखिए, कोई संशय, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर चर्चा में आप देख रहे हैं और जो मुद्दे या जो बात उठ रही है, क्या इससे आपको लग रहा है कि वो माहौल बन रहा है कि 30 तारीख को हम लोग उम्मीद करें कि हल निकलेगा? ठीक है, चंदेलिया जी हो गया। अमनदीप जी, आयुष जी, मैं पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, ये बात तो क्लियर है, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथी बड़े भाई बैठे हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं। ये सब तो आप मानते होंगे ना, जब किसानों ने एक चिट्ठी लिखी कि भाई अगर हमें आप बुलाएंगे वार्ता के लिए तो इन मुद्दों पे बिंदुवार वार्ता होगी। और पहला मुद्दा ये है, सबसे पहला मुद्दा ये है, तो अगर सरकार निमंत्रण देती है तो सरकार मान रही है ना कि हम वार्ता उसके रिपील करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए करेंगे। ये मेरे को लगता है आप भी सहमत होंगे। आज बात इस चीज में होनी चाहिए कि सरकार मान रही है। देखिए, कल की बात तो फिर करेंगे, हम क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं, फिर वही बात है। भाजपा के प्रवक्ता भी उसी तरफ खींच रहे हैं। आज सकारात्मकता की बात करें। आपसे भी गुजारिश है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, आज यही बात आप करिए कि देखिए, सरकार ने किसानों की मांग मानी, तभी वो वार्ता के लिए बुला रहे हैं। सरकार ने किसानों की बात मानी और वो वार्ता के लिए, सभी ये चाहते हैं कि देश का किसान जो शहादत दे रहा है कड़ाके की सर्दी में, आपको दिल्ली में हो गए उन्हें बैठे हुए, तो किसान की बात मानी जानी चाहिए। सभी ये चाहते हैं किसान की मांग पूरी हो। अरे भाई, मैं आपको एड्रेस नहीं कर रहा, चंदेलिया जी को आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं आयुष जी से बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं भाजपा प्रवक्ता से ये कह रहा हूँ, ठीक है, वो कांग्रेस के मित्रों से सवाल कर सकते हैं, उनकी वाजिब बात भी है जो भड़का रहे हैं, और लेकिन उनसे भी एक सवाल है कि भाई इनको भड़काने वालों को किसी ने नहीं भड़काया किसान को। अरे भाई, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं परवीन अत्रे जी को कह रहा हूं। मैं परवीन अत्रे जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेसी नेता भड़का रहे हैं, उनको पकड़ के जेल में डालो भाई। क्यों आप भी ये चाहते हो कि वो भड़काएं और ध्रुवीकरण हो, लोगों का, समाज का ध्रुवीकरण हो और इस आंदोलन को फेल अगर ये तीनों कृषि काले कानून रद्द होते हैं, किसानों की मांग मानी जाती है, अमन भाई, एक बात तो मुझे अच्छी लगी कि आपने इस बात को तो समझा कि कांग्रेस ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस की हमेशा कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस ने तो शहादतें दी है। भाजपा के संघ के एक व्यक्ति को बता दो। देखिए, ऐसा है अमन, एक बात तो आप समझे, ये लोग हमारे संविधान का फायदा उठाते हैं। ये लोग संविधान के अंदर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने 1949 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भाषण दिया था, उन्होंने स्वयं ये बात कही थी, उन्होंने कुछ रेखाएं खींची थी इस स्वतंत्रता के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। लेकिन ये उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नजायज फायदा तो उठाते हैं, लेकिन बाबा साहब के 1949 के भाषण को भूल जाते हैं। ये इनकी साजिश है। आयुष जी, देखिए, जो मैच यहाँ चल रहा है, ये असल में दोनों पार्टियां वही मैच ग्राउंड पे करना चाहती हैं। तो मैं तो इनकी मंशा पे भी सवाल उठा रहा हूँ। ठीक है, कांग्रेसी भड़का रहे हैं तो सरकार को कांग्रेसी नेताओं को पकड़ना चाहिए, उन पे मुकदमे करवाएं अगर वो भड़का रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से लेकर अगर कांग्रेस को स्वयं अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, आप पूरा कीजिए। क्या कांग्रेस में इतनी नैतिकता है कि नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई करे जो इस तरह से समाज के अंदर भड़काऊ बातें करते हैं? पार्टी अपना विश्वास, और जब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार संविधान के अनुसार चलती है अमन जी, संविधान से बाहर नहीं जा सकती। मैंने अभी आपको कहा कि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चलिए, ठीक है, अब आप लोग की पॉलिटिकल बातें हो गई। ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार को रुक कर लेता हूं। अमित नेहरा जी, अमित जी, मैं ये चीज और आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ तो देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, जब यहाँ वार्ता का स्तर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हो रहे हैं, सरकार तो समझा नहीं पाई है ना, क्योंकि 33 दिन तो हो गए आज किसान को बैठे हुए, और अगर किसानों को समझना होता तो ये फायदे किसान 3 दिन में भी समझ जाते, 33 दिन में नहीं समझे हैं। नेगोशिएशन के टेबल पर जब बैठेंगे तो अगर उसमें पहली लाइन ये हो कि आपको ये कानून वापस लेने ही होंगे, तो क्या सरकार मान के चलें कि बैकफुट पर है और हो सकता है कि इस पर भी कोई विचार विमर्श हो? क्या ये उम्मीद की जा सकती है अमित नेहरा जी? देखिए आयुष, निश्चित तौर पे सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि सरकार को
स्पष्ट रूप से ये पता है कि ये सभी जो किसान संगठन आए हैं, किसान आए हैं, ये इनकी मांग, मुख्य जो मांग है वो कानूनों को वापस कराने में है। तो सरकार को ये पता है, अच्छी तरह पता है, क्योंकि पिछले जो 5-6 राउंड की बात हुई थी तो उसमें यही बात निकल के आई थी कि आप इन्हें वापस लेते हैं या नहीं। आपको ध्यान होगा कि किसान संगठनों के जो नेता थे उन्होंने कागज पे यस और नो लिख के लहराए थे वहां पे बैठक में, और वो चुप बैठ गए थे कुछ देर के लिए, और डेडलॉक हो गया था वार्ता में। उनका सिर्फ यही था कि आप हाँ करते हैं या ना करते हैं। तो सरकार को अच्छी तरह पता है कि ये संगठन जो हैं ये ऐसे नहीं मानने वाले, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो ये संगठन चाह रहे हैं। अब बात आ गई, अभी चर्चा चल रही थी पॉलिटिकल पार्टीज की। अच्छी बात है, देखिए सरकार का काम है कानून बनाना और विपक्ष का काम है सरकार के जो कानून है उनमें जो खामियां होती है उनमें खामियां निकालना, जो उनकी जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध करना, और जनता का जो आंदोलन होता है, जो सकारात्मक मुद्दों पे अगर जनता आंदोलन करती है तो जनता का साथ देना। तो ये स्पष्ट है एक लोकतंत्र में एक परिपाटी है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष भी इस भूमिका को निभाने में इस बार पूरी तरह निष्फल रहा है। निष्फल इस बात में रहा है कि जब ये कानून पास हो रहे थे, ठीक है वो रात को पास किए सत्ता पक्ष ने, उनको नहीं सुना, उनको बाहर कर दिया, वॉकआउट कर गए, लेकिन उसके बाद भी एक आप कैसे कह सकते हैं? सुनो तो यार, सुनो तो आप सुनने का भी सुनने का मादा रखो, सुनने का मादा रखो आप। तो ऐसा आयुष, अगर कांग्रेस अगर चाहती तो कांग्रेस के सभी सांसद इस्तीफा दे सकते थे, अनशन कर सकते थे संसद के प्रांगण में, अनिश्चितकालीन धरना दे सकते थे कि ये काले कानून है। लेकिन अब क्या है चंदेलिया जी भाई, अब आप सुन लीजिए, नहीं तो ये आरोप प्रवीण अत्रे जी मुझ पर फिर लगाएंगे कि भाई देखिए अब मीडिया डरा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे यही ज्ञान दिया ना यहाँ बैठ के कि मीडिया डरा हुआ है, मैंने आपको इसीलिए नहीं टोका। अब प्रवीण अत्रे जी यही बात बोल सकते हैं यहाँ पर कि भाई कांग्रेस को सुना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई सुनता नहीं, वरिष्ठ पत्रकार को कोई सुनता नहीं, हम क्या डर गए? भाई इनसे भी मीडिया तो सबसे डरा हुआ है, इसलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लें। वरिष्ठ पत्रकार कोई बात करें, उनका असेसमेंट है, उसको सुने, वो क्या कह रहे हैं पहले बात को सुन ले, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचे। अमित जी कंप्लीट करें। देखिए यही खास बात है, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हम निष्पक्ष हैं, हम ना बीजेपी की बात करेंगे ना कांग्रेस की बात करेंगे, जो जनहितैषी बात है उसकी बात करेंगे। अगर कांग्रेस को यह लगता है कि उनकी सुनी नहीं गई तो उनको त्याग पत्र देना था। जिस तरह किसान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और मरने मारने के लिए कि हम करवा के जाएंगे, अगर इस तरह की इच्छा शक्ति कांग्रेस में होती तो कांग्रेस सांसद इस्तीफा देते। वे हमें नहीं रहना, जब हमारी सुनी नहीं रहे हो तो हमारे सांसद। चलिए अमित जी, अब इसी के साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करने के समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊं। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि एक बार फिर से सवाल वही बरकरार है कि क्या 30 तारीख को यह हल निकलेगा, क्योंकि 2 बजे वार्ता निर्धारित तो कर दी गई है, लेकिन 6 दौर की जो वार्ता है वो विफल रही है। और अब देखना यह है कि 30 तारीख को आखिर क्या समाधान निकाला जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।